फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। और ये क्लास एसएससी जीडी, यूपी पेट, यूपी पुलिस, यूपी वीडियो और जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मृगनयनी में समास बताइए कौन सा है। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है। अब चलिए समास की बात हो रही है तो समास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर पूछे समास के भेद बताइए कितने हैं तो आप लोग बताएंगे समास के कितने भेद होते हैं। छह भेद होते हैं समास के। अगर पूछे प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, प्रधानता के आधार पर भेद पूछे तब आप लोग बताना चार भेद होते हैं प्रधानता के आधार पर, याद रखेंगे। अगर वैसे पूछे कितने भेद होते हैं तो 6 बताएंगे। अगर स्पेसिफाई कर दे प्रधानता लिख दे तो आप लोग बता देंगे प्रधानता के आधार पर 4 भेद। कौन कौन से होते हैं भेद? 6। एक होता है अव्ययीभाव होता है, एक तत्पुरुष होता है, एक कर्मधारय होता है, एक द्वंद्व होता है, एक द्विगु होता है, एक बहुव्रीहि होता है। और उसमें कौन सा आते हैं प्रधानता के आधार पर 4। इसमें जो कर्मधारय है और द्विगु ये दो कम हो जाते हैं क्योंकि ये तत्पुरुष के ही पार्ट है। तो देख लेते हैं इसमें अव्ययीभाव में क्या होता है। इसमें पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें याद रखेंगे अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भाग है तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। और कर्मधारय में क्या होता है विशेष और विशेषण होते हैं। इसमें विशेष और विशेषण की बात होती है, विशेष और विशेषण की इसी में बात होती है कर्मधारय समास में। अब रह गया द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या था, द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है द्वंद्व में? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा मृगनयनी। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा मृगनयनी को तोड़ेंगे तो क्या होगा मृग, मृग के जैसे नयन। मृगनयनी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मृग के जैसे नयन हैं जिसके, ऐसे नहीं है मृग के नयन है, मृग के जैसे नयन है। अब नयन, नयन मतलब आंखें, आंखें की विशेषता बता रहा कैसे आंखें हैं, आंखें कैसी है मृग मतलब हिरण की जैसी है नयन। तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया नयन, ये हो गया विशेषण और मृग। तो विशेष विशेषण कहाँ पे आता है, नयन की विशेषता बता रहा है कैसे मृग के जैसे, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। याद रखेंगे इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बताइए कुछ अन्य शब्दों में आप लोग समास बताइए। जैसे हमने दे दिया आपको अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि में बताइए समास कौन सा होगा। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि हो गया। अब एक लोग और बताइए सुलोचना, सुलोचना में बताइए समास कौन सा है, सुलोचना हो गया। एक और बताइए आप लोग पाठशाला, पाठशाला में बताइए समास कौन सा हो जाएगा। चलिए इन तीनों को देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कुछ अन्य शब्द। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि मतलब आठ, आठ आ रहा है तो इसमें हो जाएगा दिगु, दिगु, दिगु समास हो जाएगा। जहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे दिगु समास हो। सुलोचना, सुलोचना मतलब सु, सु प्लस लोचन, सु माने अच्छे, लोचन माने नयन या नेत्र, अच्छे नेत्र। अब इसमें नेत्र की क्या बता रहा है, इसमें विशेषता बता रहा है कैसे नेत्र है अच्छे, सु मतलब अच्छे। तो यहाँ पे कर्मधारय भी हो सकता है, कर्मधारय समास भी हो सकता है। और अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो आप लोग इसमें बहुव्रीहि भी लगा सकते हैं क्योंकि सुलोचना कौन थी, मेघनाथ जी की पत्नी थी ये। तो आप लोग वहां पे लगा सकते हैं, बहुव्रीहि भी लगा सकते हैं अगर कर्मधारय नहीं दे रखा है। अब पाठशाला में बात करें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, पाठ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, पाठ के लिए शाला, याद रखेंगे इसमें हो जाएगी। अब बताइए कुछ और शब्दों में बताइए आप लोग। जैसे बेखटके, क्या हो जाएगा बेखटके में समास बताइए आप, बेखटके, बेखटके में और बताइए आप लोग समास। इसमें देखिए बे क्या आ रहा है, बे उपसर्ग है ये, बे क्या है बे उपसर्ग है। जहाँ पे उपसर्ग आ जाता है वहां पे कौन सा होता है, जहाँ पे कोई भी उपसर्ग लग जाए वहां पे होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है अव्ययी भाव समास। बे हो जाएगा, भर हो गया,
नी हो गया, नीडर जैसे हो गया, ये सब उसी में आते हैं। एथा हो गया, ये सब अविभाव समास में आते हैं उपसर्ग। चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऐसे पूछा गया निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 झुरमुट, ऑप्शन नंबर 2 इच्छा, ऑप्शन नंबर सी अंत्येष्टि, ऑप्शन नंबर डी निराला। झुरमुट, अब आप लोग झुरमुट का अगर अर्थ जानते होंगे तो अब इसको बना पाएंगे, इसको अगर नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगी इससे। झुरमुट का मतलब होता है झाड़ियों का समूह, झाड़ियों का समूह। झाड़ियों का समूह को बोलते हैं झुरमुट। इच्छा, अब बात कर लेते हैं, झुरमुट क्या हो जाएगा, झाड़ियों का समूह होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग, ये होता है स्त्रीलिंग। याद रखेंगे, झुरमुट जो झाड़ियों का समूह होता है उनको हम लोग स्त्रीलिंग ही बोलते हैं। इच्छा, इच्छा हुई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, इच्छा हुई स्त्रीलिंग हो गया। अंत्येष्टि, अब अंत्येष्टि का मतलब जानते हो तब आप बता पाएंगे इसमें कौन सा लिंग है। इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। उसकी अंत्येष्टि हुई, अंत्येष्टि हुई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अब बात करें निराला, ऑप्शन नंबर 4 निराला, जब 3 स्त्रीलिंग हो गए तो चौथा अपने आप हो जाएगा पुल्लिंग। निराला की बात करें, बड़ा निराला, उसका बड़ा निराला, बड़ा निराला या अच्छा निराला या अच्छी निराला, तो अब बोलूंगी अच्छा निराला, बड़ा निराला, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो इसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और बताइए कुछ शब्दों में कौन सा लिंग है, जैसे सलाद, सलाद में बताइए कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है सलाद, सलाद हो गया। इसके अलावा सारस, सारस बताइए, क्रेन जिसको बोलते हैं सारस। सलाम, सलाम में लिंग बताइए आप लोग। सनक, बोलते नहीं सन की व्यक्ति, सनक में बताइए आप लोग कौन सा लिंग है। चलिए देख लेते हैं। सलाद, सलाद एक पुल्लिंग शब्द है, मैंने सलाद खाया, पुल्लिंग हो गया। सारस, सारस उड़ रहा है, तो पुल्लिंग हो गया ये भी। सलाम, मैंने उसको सलाम किया, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। सनक, सनक एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसको सनक हुई, अच्छी, अच्छा सनक या अच्छी सनक, तो बोलेंगे अच्छी सनक, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब लिंग छाटने की बात करें तो लिंग कैसे छाटेंगे हम लोग, जो आपको रोज बताते हैं, लिंग अगर छाटने का तो कैसे छाटेंगे आप लोग, इसमें लगा लेंगे अच्छा अच्छी, अच्छा लगा लेंगे, मेरा लगा लेंगे, और रहा लगा लेंगे, रहा लगा लेंगे, रहा है लगा लेंगे। और इसे बात करें एक और, अच्छी लगा लेंगे, मेरी लगा लेंगे, और रही है लगा लेंगे, रही है लगा लेंगे। अब देखिए, अगर अच्छा मेरा और रहा ऐसे जवाब मिल रहा तो हो जाएगा पुल्लिंग, और अच्छी मेरी और रही ऐसे जवाब मिल रहा तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगर आपको इससे भी नहीं छाट पा रहे हैं तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, उससे भी आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य प्लस धर्म बराबर हो जाएगा सचिव, सचिव सही लिख लीजिए, आधा से आएगा इनमें सचिव। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, सत्य प्लस धर्म सद्धर्म, सत्य प्लस मार्ग सदमार्ग हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा सही सही है, इसमें बताइए इन तीनों में कौन सा सही है। इसमें ऐसा लिख दीजिए कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा गया है इसमें। कौन सा सही नहीं है बताइए, अब बताइए आप लोग कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, सत्य प्लस शिव, सत्य प्लस शिव एकदम ठीक है, सत्य प्लस शिव मिलकर बनाएंगे सत्य प्लस शिव, सचिव बनाएंगे। पितृ प्लस उपदेश मिलकर बनाएंगे पितृपदेश, ये भी एकदम ठीक है। सत्य प्लस धर्म मिलकर बनाएंगे सद्धर्म, इसमें दादा नियम लग रहा है, ये भी ठीक है। सत्य प्लस मार्ग, ये बनाएगा सन्मार्ग, ना कि सतमार्ग, ये बनाएगा सन्मार्ग, ये क्या बनाएगा सन्मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ये उसका बनेगा सन्मार्ग, सतमार्ग नहीं बनेगा, सत प्लस मार्ग बराबर बनेगा सन्मार्ग। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि है, इन चारों में व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि इन चारों में, याद रखिएगा आप लोग, इनमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अब बताइए कुछ अन्य शब्दों में आप लोग संधि विच्छेद बताइए, और संधि बताइए इसमें कौन सा हो जाए, उल्लेख, उल्लेख,
उल्लेख का संधि विच्छेद कीजिए और संधि बताइए। उल्लेख हो गया। विषम का बताइए, विषम में संधि बताइए और संधि विच्छेद बताइए। इन दोनों का और बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल्लेख मतलब इसमें द्वित व्यंजन नियम लग रहा है, तो हो जाएगा उत धन लेख। आधे अक्षर को ता में बदलते हैं, उत धन लेख। विषम का हो जाएगा वी धन सम। साकोस इसमें जो इसका पेट फटा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं, इसमें सीधे बदल देते हैं, बस इसमें ये वाला नियम लग रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें इन दोनों में भी व्यंजन संधि हो जाएगी, उल्लेख में व्यंजन संधि और विषम में भी व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ होगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब बताइए। लेखन मतलब लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए आप लोग। 10, 11, 12 या 13? अब पहले संख्या जानने से पहले पहले हम बात कर लेते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर। कौन कौन से हो गए? आश्र स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, एक प्लुप्त स्वर हो गया। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। पूछेगा हर्ष स्वर में कितने स्वर आते हैं? तो आप लोग बताइएगा 4। दीर्घ में कितने आते हैं? 7। तो हर्ष स्वर में पूछ लेगा कौन कौन से आते हैं? तो हर्ष स्वर में आते हैं जिसमें कोई मात्रा, हर्ष का मतलब होता है छोटा, जिसमें मात्रा ना है। आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई, ऊ हो गया, और एक इसमें ऋषि आता है। और बाद बाकी 7 बचे हुए इसमें आते हैं दीर्घ स्वर में। अब पूछ लेता है क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था हर्ष स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कितने हो गए? 4। आ हो गया छोटा, छोटी ई हो गया, और ऊ हो गया छोटा, और ऋषि हो गया। ये हो गए इसमें 4। अब बात करें इसमें कौन से हो जाएंगे? इसमें आ जाएंगे जो बचे हुए प्लुत स्वर में, मतलब जैसे हमने लिख दिया राम, राम। ये देखिए रा का खिंचाव हो रहा है ना, ओम, ओम, ओ, इसका ये देखिए खिंचाव हो रहा है, ओम। सोम, जैसे हमने लिख दिया सोम, यहाँ पे ये खिंचाव हो रहा है ना, बार बार बढ़ती जा रही है मत। रा, ओम, सोम, राम, ये प्लुप्त होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। अब बात कर लेते हैं अब में लेखन के आधार पर कितने होते हैं। तो लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर पूछा गया तो हम लोग लिख लेंगे आ, ई। एक बार देख लीजिएगा, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ए, ओ, बड़ा ओ। तो ये हो गए, देख लीजिए कितने हो गए लिखने के आधार पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 होते हैं लिखने के आधार पर, याद रखेंगे 11 होते हैं लिखने के आधार पर। 11 होते हैं स्वरों की संख्या। अब यहीं पे पूछ लेता है कि आप लिखने के आधार पर, तो आपने स्वरों की संख्या 11 बता दी। अब पूछता है बोलने के आधार पर कितने होते हैं। तो बोलने के आधार पर इसमें ऋषि छूट जाएगा, ये ऋषि ये छोड़ जाएगा इसमें, क्योंकि इसको बोलने पर रा, ऋषि बोलते हैं रा, रा का उच्चारण रहा है, यानी कि व्यंजन, व्यंजन को बता रहा है, तो ये इसमें छूट जाता है। बोलने के आधार पर कितने होते हैं? बोलने के आधार पर होते हैं 10। बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर, बोलने पर स्वर कितने होते हैं? 10। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोलने पर होते हैं स्वर 10। अब इन चारों को क्या कहते हैं? इन चारों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। छोटी ए, बड़ी ए, और छोटा ओ और बड़ा ओ, इनको बोलते हैं चारों को संयुक्त स्वर। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन और नहीं होते हैं 4, उसी प्रकार संयुक्त स्वर भी होते हैं 4। पूछ लेता संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अर्धबिम्बरत स्वर क्या है? अब ये अर्धबिम्बरत स्वर क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं पहले। बिम्बरत, अर्धबिम्बरत और अर्धसंबरत और समरस स्वर, ये कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन आया है कौन सा, इसमें पूछा गया ई है, ए है, आ है या छोटा है। अब बात कर लेते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं हम जल्दी से। एक होता है समृत स्वर, समृत स्वर, ये हो गए समृत स्वर। इसके बाद आता है अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम बिम्बरत स्वर, बिम्बरत स्वर, बिम्बरत स्वर हो गया।
और एक हो गया अर्धविमृत स्वर। तो ये 4 प्रकार होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? समृत हो गया, अर्ध समृत हो गया, विव्रत हो गया और अर्धविमृत हो गया। अब इनमें जान लेते हैं हम लोग। समृत में कौन आता है, अर्ध समृत में कौन आता है, विमृत में कौन आता है और अर्धविमृत में कौन आता है। तो देख लेते हैं एक बार। समृत की बात करें, समृत में कौन कौन से आएंगे? इसका मतलब होता है समृत सबसे कम मुख में खुलता है, सबसे कम मुख इसी में खुलता है, समृत में। इसको इसमें कौन सा आ जाएगा? ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। तो समृत में कितने हो गए? 4। इसकी याद करने की ट्रिक बताई थी, सुई उई करके याद ना, सुई उई, सुई लिखते हैं तो ई आ जाएंगे दोनों और डबल ओ भी ऊ भी आ जाएंगे दोनों। अर्ध समृत में बात करें, अर्ध समृत की बात करें, इसमें इसमें इसके बच्चा थोड़ा और ज्यादा मुंह खुलता है। इसमें कौन आएगा? ए आ जाएगा, इसमें 2 आते हैं और ओ आ जाएगा। आज के बाद आपको समृत और अर्ध समृत, विमृत और अर्ध विमृत में आपको तकलीफ नहीं होगी कोई, आप लोग बना पाएंगे इसको। बात करें विमृत स्वर में कौन सा आता है? विमृत स्वर में इससे भी ज्यादा थोड़ा अर्ध समृत से ज्यादा मुख खुलता है। इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है, इसमें आता है, क्या बोलते हैं इसमें? एक आता है आ आता है इसमें, बड़ा वाला आ। और इसमें अगर इससे ऐसा कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है। देखिए वो बोल के देखिए, बड़ा आ, सबसे ज्यादा मुख खुला ना, तो इसमें आ जाए अर्धविमृत स्वर में एक आता है आ, सॉरी विमृत में आता है आ, बड़ा आ। बात करें अर्धविमृत में कौन सा आता है? अर्धविमृत में आता है, इसमें आते हैं 4। कौन सा? आ हो गया, ए हो गया, बड़ी ए हो गया, और औ हो गया, बड़ा ओ हो गया। और इसमें एक आगत स्वर भी आता है आ, जिसे लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं लिखते हैं, जिसके ऊपर वो मात्रा आती है वो। तो देख लीजिए समृत स्वर में कौन कौन से आ गए? ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृत में कौन से आ गए? ए आ गया, छोटी ए आ गया और छोटा ओ आ गया। विमृत स्वर में कौन कौन से आ गए? विमृत स्वर में आ गए 2। कौन कौन से हो गए? बड़ा आ। विमृत स्वर में कौन से आ गए? एक आता है, इसमें आता है बड़ा आ और इसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है। अर्धविमृत स्वर में कौन कौन से आ गए? अर्धविमृत स्वर में आ गया छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और एक आगत स्वर। तो इसमें हो गए ये 4। तो देख लेते हैं अब इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया अर्धविमृत स्वर कौन है। अब देख लिए अर्धविमृत स्वर कौन सा है? ई है क्या? नहीं, ये तो समृत स्वर है। अय है क्या? हाँ अय, अय और ओ, छोटा ओ, ये हो गए अर्धविमृत स्वर। आ क्या हो गया? आ हो गया विमृत स्वर और छोटा आ क्या हो गया? अर्धविमृत स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वें का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उज्झटिका का संधि विच्छेद क्या हो गया। अब यहाँ पे आए संधि के बारे में आया, तो संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, एक विसर्ग हो गया। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। और इसमें भी अगर आपसे पूछे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ हो गई, गुण हो गई, दीर्घ हो गई, वृद्धि हो गई, अयादि हो गई और एड़। ये 5 प्रकार की हो गई स्वर संधि, गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि और एड़। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या आता है। गुण में क्या आता है? इसमें एक सिंगल मात्रा जहाँ पे आपको मिल जाए, सिंगल मात्रा जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे गुण संधि होती है। सिंगल मात्रा जहाँ पे मिल जाए, ये वाली मिल जाए, वहाँ पे गुण होती है। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में आ की मात्रा मिल जाए, बड़े आ की मिल जाए, बड़ी ई की मिल जाए, बड़े ऊ की मिल जाए, वहाँ पे होती है दीर्घ संधि। वेद संधि में 2 मात्रा जहाँ पे मिल जाए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिल जाए, वहाँ वृद्धि होती है। एड़ में क्या होता है? या वा रा से पहले कोई आधा अक्षर आता है। अयादि में क्या होता है? या वा रा से पहले पूरा अक्षर मिलेगा। तो देख लेते हैं इसका उज्झटिका। इसमें कौन सा नियम लग रहा है? द्वित व्यंजन नियम लग रहा है। द्वित व्यंजन नियम, ये क्या होता है? द्वित व्यंजन नियम अब क्या होता है? इसमें 2 समान समान से जब व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे जा और झा आ रहा है ना, जा जा, तो इसको हम उच्चारण में क्या बोलेंगे? जा जा, एक ही समान अर्थ रखते हैं तो इसको हम द्वित व्यंजन नियम बोलते हैं। इसको जा जा भी बोल सकते हैं, जा जा को इसको ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें द्वित व्यंजन नियम लग रहा है। तो आधे वाले को किसमें बदलते हैं? द्वित व्यंजन वाले में ता को ता में बदल देते हैं आधे वाले को। तो देख लीजिए, झा को ता में बदलिए, उत्पल अच्छा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है एक में, ये इसमें विसर्ग लगा हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें उत वाला विसर्ग सहित होगा, तो इसमें ये हो जाएगा, देख लीजिए, उत जन झट्टिका, छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ गए। जिस प्रकार और इसके एग्जाम्पल द्वित व्यंजन के देख लेते हैं हम लोग। उल्लेख, सॉरी, उल्लेख, जैसे उल्लेख हो गया, ये भी द्वित व्यंजन नियम का है। तो इसको आधे वाले को किसमें बदलते हैं हम लोग? ता में, उत प्लस लेख,
जब दो समान से स्वर व्यंजन आ जाए तो उसको बोलते हैं द्वित व्यंजन। उत प्लस लेख, जैसे हो गया बृहट्टिका, बृहट्टिका। उड्डयन द्वित व्यंजन वाले पहले लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं उड्डयन। डा डा आ रहा है ना, आधा डा, तो उसको हो जाएगा उत प्लस उत प्लस डैन, उत प्लस डैन हो जाएगा। अब आप बताइए कुछ अन्य शब्दों में संधि, जैसे तृष्णा हमने लिख दिया, तृष्णा, तृष्णा का बताइए कौन सी संधि हो जाएगी, उस संधि विच्छेद बताइए, तृष्णा हो गया। रामायण, रामायण में बताइए आप लोग संधि बताइए, संधि विच्छेद बताइए, इसका कौन सा है। बृहट्टिका, बृहट्टिका का बताइए संधि बताइए, संधि विच्छेद बताइए, बृहट्टिका में कौन सी हो जाएगी। चलिए इतने बता दीजिए एक बार। तो तृष्णा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रस, त्रस धन ना, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। रामायण में रामधन अयन, रामधन अयन, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा आ रही नहीं है, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। बैटिका में हो जाएगी बृहत, द्वित व्यंजन नियम लग रहा है तो बृहत धन टिका, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, तो इसमें व्यंजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है। इसमें पूछा गया किस में अनुपसर्ग नहीं है, चारों में से। ऑप्शन नंबर 1 में अनुदात्त और अनुवर में नहीं है अनुपसर्ग, अन्वय और अनुशासन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण और अनुभाव में नहीं है अनुपसर्ग। ऑप्शन नंबर 4 अनुराग और अनुशर में नहीं है अनुपसर्ग। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के, यहाँ पे देख लीजिए उपसर्ग है, कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन में दे देता है कभी कभी उपसर्ग क्या है, वाक्य है, शब्द है, शब्दांश है, तो आप लोग बताइएगा उपसर्ग क्या है, शब्दांश। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, मूल शब्द होगा उसके शुरुआत में लगते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। अब पूछ लेता है कभी कभी शब्दांश के कितने भेद हैं, तो आप लोग बताइए शब्दांश के भेद पूछ लेता है कभी कभी, शब्दांश के भेद बताइए, शब्दांश के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे शब्दांश के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं दो भेद, एक उपसर्ग हो गया, एक प्रत्यय हो गया। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, शब्दांश है, ना कि कोई शब्द है। उपसर्ग में क्या होता है, ये मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है मूल शब्द के बाद में लगते हैं। मूल शब्द दे देगा और उसमें बाद में लगाएगा प्रत्यय। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें अनुदात्त, अनुदात और अनुवर में क्या लगा हुआ है। अनुदात का करेंगे, अगर विग्रह करेंगे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, अनधन उदात, क्या बनेगा, अनधन उदात, अनधन उदात। और अनुवर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनधन उर्वर। आपको अगर उपसर्ग निकालना है तो इसको तोड़ दीजिएगा संधि के रूप में, और इसमें देख लीजिए अनुदात और अनुवर में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। देख लीजिए इसमें अन आ रहा है ना कि अनु, अन इसमें भी आ रहा है उपसर्ग और इसमें भी अन आ रहा है, उदात हो जाएगा मूल शब्द और इसमें हो जाएगा उर्वर हो जाएगा इसमें मूल शब्द। तो पहले में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में ही नहीं है अनुसर्ग, इसमें अन आ रहा है दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें अन्वय, ये एड संधि का एग्जाम्पल एकदम बढ़िया। या और बाद से पहले कोई आधा अक्षर मिलता था तो देख लीजिए इसको आधे अक्षर को हम लोग पूरा कर देते, अनुधन, अनुधन वय, अनुधन अय, इसको यह संधि विच्छेद इसकी हो जाएगा। अनुशासन में शासन हो जाएगा मूल शब्द, अनु हो जाएगा इसमें उस पर, तो इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अन्वेषण, तो अनुधन एसड़, और अनुभाव में अनुधन भाव, क्या हो जाएगा, अनुधन भाव। तो इसमें अनु हो गया, इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें हो गया। अनुराग में, अनुराग में भी, अनुराग में भी अनु हो जाएगा उपसर्ग, क्या हो जाएगा, अनु, राग हो जाएगा मूल शब्द। इसमें अनुचर में हो जाएगा अनुचर हो जाएगा इसमें मूल शब्द। तो देख लीजिए इन सब में भी अनु अनु है, ऑप्शन नंबर ए में ही नहीं है अनु उपसर्ग। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। साथियों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी आपको ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस मूल शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। अब बात करें प्रत्यय, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के भेद बताइए कितने होते हैं। प्रत्यय के भेद पूछे तो कितने होते हैं, दो।
दो भेद होते हैं प्रत्यय के, कौन से होते हैं? एक होता है कृत प्रत्यय, कृत, जिसमें पूछा गया कृत प्रत्यय। एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, ये क्रिया से बनते हैं। अब क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? मूल मूल धातु को क्रिया कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कितने किससे किससे बनते हैं? सर्वनाम से बन जाते हैं, संज्ञा से बन जाते हैं और विशेषण से बन जाते हैं। किससे किससे बनते हैं? संज्ञा से बन जाएगा तद्धित प्रत्यय, सर्वनाम से बन जाएगा और विशेषण से बन जाएगा, विशेषण से बनते हैं तद्धित प्रत्यय, विशेषण से। अब आपको छांटना है इसमें कृत प्रत्यय को नहीं, यानी कि जो क्रिया से नहीं बना उसको आपको उसमें छांटना है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में, मारना, मूल धातु इसमें क्या हो जाएगी? मार, मार इसमें मूल धातु हो जाएगी, ये क्रिया है, मारना एक क्रिया है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया, इसमें ना आ जाएगा प्रत्यय। मारे मूल धातु हो जाएगी, इसमें क्रिया, ये मारना से बना हुआ है। लड़ाकू यानी कि लड़, लड़ इसमें होगी मूल धातु, और लड़ाना एक क्रिया होगी, लड़ मूल धातु से बनी है क्रिया लड़ना, जैसे मार से बनी हुई है मारना, तो इसमें हो जाएगा आकू, आकू इसमें हो जाएगा प्रत्यय। करनी है, ये करना से बनी हुई है, कर, कर हो जाएगी मूल धातु, और इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और उसमें आ जाएगा ये हो जाएगा इसमें प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए में ये मार मूल धातु होगी, इससे बनी ये मारना क्रिया, लड़, लड़ से मूल धातु होगी, इससे बनी हुई क्रिया क्या बनी हुई? लड़ना, और आको इसमें प्रत्यय हो गया, इसमें ना प्रत्यय हो गया। करनीय में करना से बनी हुई, कर से बनी हुई करना क्रिया बनी हुई है, और इसमें डी हो गया इसमें प्रत्यय, तो इसमें भी कृत प्रत्यय है, इसमें भी कृत प्रत्यय है, लड़ाकू में प्रत्यय है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब दानव, दानव को तोड़ते हैं तो कैसे ये टूटेगा? ये टूटेगा इसमें धनु, धनु धन आ। अब बताइए इससे आप कौन सी क्रिया बना सकते हैं? ये तो इसमें प्रत्यय हो गया, दानों में आ प्रत्यय हो गए। अब बताइए इससे आप कौन सी क्रिया बना सकते हैं? धनु से कौन सी क्रिया बना सकते हैं? इससे कोई आप क्रिया नहीं बना सकते, क्योंकि ये कृत प्रत्यय है नहीं, याद रखेंगे इसमें ही कृत प्रत्यय नहीं है। अब बताइए आप और शब्दों में बताइए प्रत्यय। जिस प्रकार दानव था ना, उसी प्रकार मानव, मानव में प्रत्यय बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मानव हो गया। दैत, दैत में बताइए प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? मूल शब्द कौन सा है? गौरव, उसी प्रकार गौरव में बताइए। लाघव में बताइए उसी प्रकार। चलिए देख लेते हैं इनको एक बार। मानव में क्या हो जाएगा? मनु धन आ, मनु मूल शब्द आ प्रत्यय, इसको ऐसे तोड़ते हैं। दैत में क्या हो जाएगा? दिति धन अय, दिति धन अय, तो अय हो जाएगा इसमें प्रत्यय। गौरव में क्या हो जाएगा? गुरु धन आ। देख लीजिए इसका कोई नियम नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु धन आ, गुरु मूल शब्द हो जाएगा, आ हो जाएगा इसमें प्रत्यय। लघु में क्या हो जाएगा? लघु धन आ। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मानव का मनु धना, जैसे का दानव का हो जाएगा धनु धन आ, दैत का हो जाएगा दत्ती धन अय, और गौरव का हो जाएगा गुरु धन आ, लागो का हो जाएगा लघु धन आ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एक आरती शब्द कौन सा है? अब एक आरती क्या होता है? जिसका एक ही अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो। एक होता है अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो, एक अर्थ हो जिसका, उसको बोलते हैं एक आरती। एक होता है नए कार्ती, जैसे पर्यायवाची उसको बोल सकते हैं नए कार्ती को, और एक आरती जिसका एक अर्थ हो। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, अच। अच के क्या कोई अर्थ होते हैं? हाँ, अच मतलब बोलते हैं धुरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अच मतलब धुरी हो गया। पहिया बोल सकते हैं इसको, पहिया, अच को, अच को ये आत्मा बोल सकते हैं। तो अच्छे के तो ये तो नकारती हो गया। अरुण की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी की, अरुण, अरुण किसको बोलते हैं? लाल रंग को बोलते हैं अरुण। सूर को भी बोल सकते हैं अरुण, सिंदूर को भी बोल सकते हैं अरुण, सिंदूर भी लाल होता है। तो अरुण भी अनेकार्थी हो गया। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, अर्थ, अर्थ का मतलब, इसका मतलब होता है मतलब, इसका अर्थ होता है एक मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है, उसका अर्थ। धन भी होता है इसका अर्थ, धन भी होता है एक इसका अर्थ, इसका कारण भी होता है एक, इसका हेतु भी होता है एक अर्थ। तो देख लीजिए अच्छ का हो गया धुरी, पहिया, आत्मा, ये अनेकार्थी हो गया। अरुण,
अरुण को सूर्य भी बोल सकते हैं, लाल रंग भी बोल सकते हैं, सिंदूर भी बोल सकते हैं, ये भी हो गया अनेकार्थी। मतलब का अर्थ का हो जाएगा मतलब, धन, कारण, हेतु, ये हो गया अनेकार्थी। अब अभिमान, जो अभिमान है ना, इसका कोई नहीं अर्थ होता है, ये इसका अर्थ ही नहीं होता, तो इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमान का कोई अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें पूछा गया शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? चार में से ऊर्ध्व क्या सही लिखा हुआ है, आध्यात्मिक क्या सही लिखा हुआ है, श्रृंगार सही लिखा हुआ है, या केंद्रीय सही लिखा हुआ है? अब बात कर लेते हैं इसमें शुद्ध वर्तनी कौन से। ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं पहले। केंद्रीय, केंद्रीय कैसे लिखा जाता है? गलत है ये, केंद्रीय, केंद्रीय ऐसे लिखा जाता है, इसमें आधा ना आता है, लिखते नहीं केंद्रीय योजनाएं, केंद्र राज्य संबंध, तो इसमें आधा ना आता है केंद्रीय में, याद रखेंगे, केंद्रीय हो गया, ये सही है एकदम। अब बात करें श्रृंगार, श्रृंगार गलत है, इसमें ये वाला रा एक ही आती है, इसमें ये वाली मात्रा इसमें नहीं आती श्रृंगार में, याद रखेंगे। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे जैसे दे रखा है। अब ये श्रृंगार ठीक हो गया। बात करें ऊर्ध्व की, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व क्या सही लिखा हुआ है? हाँ, ऊर्ध्व एकदम सही लिखा हुआ है। अगर इसकी गलत वर्तनी देगा तो कैसे दे देगा? छोटा ऊ दे देगा इसको, आपको ऑप्शन में छोटा ऊ दे देगा, जो कि ये गलत है, इसमें बड़ा ऊ के साथ ही लिखा जाता है। आध्यात्मिक की बात करें, सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? आध्यात्मिक एकदम सही लिखा हुआ है। अगर इसकी गलत वर्तनी देगा तो कैसे देगा? इसमें आधा, इसमें आ के ऊपर मात्रा को नहीं देगा, आध्यात्मिक ऐसे दे देगा आपको। एक प्रत्यय जब लगता है इसमें, एक प्रत्यय लगा हुआ है अध्यात्म में, अध्यात्म में एक ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो एक प्रत्यय जब लगता है तो उसमें शुरुआत वाले अक्षर पर बड़ पर वृद्धि हो जाती है, तो बड़ा रूप हो जाता है उसका। तो आ, इसमें एक प्रत्यय लगा अध्यात्म में, तो इसमें आ देखिए आ गया, बड़ा आ गया, तो ये अध्यात्मिक की ये वर्तनी शुद्ध है, ना कि ये वाली गलत है। तो इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 की वर्तनी शुद्ध है, 3 और 4 ये गलत है, 1 और 2 सही है। अब बताइए कुछ अन्य शब्द, जैसे हमने लिख दिया सन्यासी की, सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। सन्यासी की वर्तनी शुद्ध शुद्ध लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। व्यवसायिक, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, व्यवसायिक, व्यवसायिक की शुद्ध वर्तनी है, गलत है, व्यवसायिक हो गया। इसके अतिरिक्त बताइए आप लोग, और व्यवसायिक हो गया, और शुद्धिकरण क्या सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। शुद्धिकरण सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। चलिए इन चारों को बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए सन्यासी गलत लिखा हुआ है, सही, सन्यासी एकदम गलत है। सन्यासी में ना भी आएगा, उसके ऊपर अंक की बिंदी भी आएगी, सन्यासी तब होता है ठीक सन्यासी। अब ठीक है सन्यासी, इसमें अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समधन न्यासी, क्या हो जाएगा? समधन न्यासी, क्या हो जाएगा? समधन न्यासी, समधन न्यासी, इसमें व्यंजन संधि है, समधन न्यासी, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। व्यवसायिक एकदम सही लिखा हुआ है, व्यवसायिक। शुद्धिकरण एकदम सही लिखा हुआ है, मृत्युपरांत एकदम सही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, इसमें बताइए किस प्रकार का वाक्य है? कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राजा नाचती थी, इसमें बताइए कौन सा वाक्य है? अब बात करें वाक्य की, बात आगे पूछेगा रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो बताइए रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर पूछे तो आप लोग बताइए 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, 3 और 8 याद रखिए। रचना के आधार पर कौन कौन होते हैं? सरल होता है, मिश्र होता है, और संयुक्त होता है, ये होते हैं रचना के आधार पर। अब इसमें बताइए सरल वाक्य में क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, क्या हो? एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, और एक विधेय हो, एक उद्देश्य एक विधेय हो। संयुक्त में बात करें, इसमें क्या होता है? दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, दो सरल, दो या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ये कनेक्टर के रूप में इसमें आता है, और आ जाता है, तथा आ जाता है, एवं आ जाता है, किंतु आ जाता है, किंतु परंतु आ जाता है इसमें। तो ये किससे जुड़े होते हैं? संयुक्त वाक्य और से जुड़े होते हैं, तथा से, एवं, किंतु, इन शब्दों से जुड़े होते हैं, जो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, या दो उपवाक्यों को और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से जोड़ते हैं। मिश्र वाक्य में बात करें, मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें एक की से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? की से। अब ये किनको जोड़ता है? एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये मिश्र वाक्य? किसको जोड़ता है? एक प्रधान वाक्य को, एक प्रधान वाक्य को और एक आश्रित वाक्य को, आश्रित उपवाक्य को। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य को और एक आश्रित उपवाक्य को, या ऐसे बोल सकते हैं एक प्रधान वाक्य को एक आश्रित वाक्य को। अब देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है? कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, इसमें बताइए कौन सा वाक्य? और आ गया ना, और देख के आप लोग क्या बताया? और संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु उससे जुड़ते हैं जो हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य होता है। अब बात करें सरल वाक्य कैसा होता है? सरल वाक्य होता है ऐसे, तब होता है सरल वाक्य। राधा, जब एक उद्देश्य यानी कि एक कर्म हो जाए, एक कर्ता हो जाए। राधा नाचती थी, राधा नाचती थी, देखिए एक
एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई। जब एक क्रिया एक कर्ता जहाँ पे मिल जाए, एक कर्म मिल जाए, वहां पे सरल वाक्य होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए। अगला क्वेश्चन चुप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? चुप, जुबान मत चलाओ। वाक्य में चुप शब्द क्या है बताइए? चुप जो शब्द है क्या है? हर्षबोधक है, तिरस्कार बोधक है, आश्चर्य बोधक है या स्वीकार बोधक है? अब इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बात करें हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, जब खुशी होती है तो उसको बोलते हैं हर्षवर्धक। अब इसके क्या हो सकते हैं? इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें हो गया आ, मजा आ गया, आहा, वाह वाह, वाह वाह, क्या दृश्य, वाह वाह हो गया। इसमें ये आ जाएंगे। इसमें शाबाश, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, ये होते हैं खुशी वाले हो गए। इसमें वो हर्षबोधक में आते हैं। तिरस्कार बोधक में कौन से आ जाते हैं? तिरस्कार बोधक में आ जाएंगे। तिरस्कार बोधक मतलब छी छी हो गया, छी छी, कितना गंदा दृश्य, छी छी हो गया। थू थू, उसने तो समाज में थू थू करवा दी हमारी, थू थू, ये तिरस्कार बोधक होते हैं। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार, ये तिरस्कार बोधक, धिक्कार हो गया। धत, धत तेरे की, ये भी हो गया तिरस्कार बोधक। तो तिरस्कार बोधक में कौन से हो गए? छी छी, थू थू, धिक्कार, धत, खुशी। इसमें हर्ष बोधक में हो जाएगा, इसका मतलब होता है खुशी, आहा, वाह वाह, शाबाशी हो गया हर्ष बोधक में। अब बात करें आश्चर्य बोधक में कौन से हो गए? आश्चर्य बोधक में कौन से आ जाएगा? अरे, अरे, अरे ये क्या हो गया? ओ, ओ, ये आ जाएगा आश्चर्य बोधक में। जब किसी चीज को देख के आश्चर्य हो जाए आपको, वो होते हैं आजस बोधक। बात करें स्वीकार बोधक में क्या होता है? स्वीकार बोधक में क्या आ जाएगा? अच्छा, अच्छा, हाँ, जब किसी चीज को स्वीकार करें, अच्छा, हाँ, ये हो जाते हैं इसमें स्वीकार बोधक में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तिरस्कार बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें होता है डांटा जाता है, जब किसी को डांटा जाता है तब होता है तिरस्कार बोधक। तो देख लीजिए, डांटे जा रहा है, इसमें डांटना है एक तरीके के। चुप, जुबान मत चलाओ, एक तरीके डांटना ही है इसमें। तो ये तिरस्कार बोधक में चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मचारी शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें पूछे कि ब्रह्मचारी शब्द जो दे रखा है इसकी भाववाचक संज्ञा बताइए। ब्रह्मचार्य हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो गया, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ब्रह्मचर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्मचारिणी हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञा आई तो संज्ञा को एक बार देख लेते हैं हम। संज्ञा के पूछे अगर कितने भेद होते हैं? 5। मूल रूप से पूछे तो बताएंगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए? 5 कौन से हो गए? एक हो गई व्यक्तिवाचक हो गई, एक हो गई जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, एक हो गई समूहवाचक। ये हो गई 5 प्रकार की संज्ञा। कौन कौन सी? व्यक्ति, जाति, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 प्रकार की ये क्रिया हो गई। अब बात पूछा गया इसमें ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा। बात करें भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। किन किन से बनती है भाववाचक संज्ञा? संज्ञा से बनती है, एक तो संज्ञा से बन जाएगी, एक सर्वनाम से बनेगी। 5 प्रकार से कैसे बनेगी देख लेते हैं। सर्वनाम से बनेगी, एक विशेषण से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भी बनेगी, एक क्रिया से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, और एक अव्यय से बन जाएगी। तो पूछ लेता है कभी कभी कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो आप लोग बताइए 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। संज्ञा से बन जाएगी, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनेगी भाववाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो आदर्श होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, आदर्श होते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। आदर्श हो जाएगी, मन के भाव जितने होते हैं, इमोशन, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं एक बार। ब्रह्मचारी का क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी का बनेगा ब्रह्मचर्य, भाववाचक संज्ञा इसकी बन जाएगी ब्रह्मचर्य। ना कि ब्रह्मचार्य गलत है, ब्रह्मचारी भी गलत हो गया, ब्रह्मचारिणी भी गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में बताइए आप लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तेज, तेज से बताइए भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। दूर से बताइए भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। चिल्लाना से बताइए क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा। चलिए इतना देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तेज से बनेगी तेज से बनेगी तेजी, भाववाचक संज्ञा। दूर से बनेगी दूरी, चिल्लाना से बनेगी चिल्लाहट, भाववाचक संज्ञा। और बताइए। कंजूस, कंजूस है ज्ञानवर्धक संज्ञा, इससे बताइए आप लोग क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा। गरीब, गरीब एक विशेषण है, इससे बताइए आप लोग क्या बनेगी संज्ञा भाववाचक। तो कंजूस से बन जाएगा कंजूसी, कंजूसी भाववाचक संज्ञा बनेगी। गरीब से बनेगा गरीबी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कैसे बनाते हैं।
कंजूसी आपने नहीं देखा, कंजूस व्यक्ति देखा होगा, कंजूसी थोड़ी देखा होगा, कंजूस जो दिखाई ना दे, आदर्श है होती है आवश्यक संज्ञा। गरीब, गरीब व्यक्ति देखा होगा ना, गरीबी आपने कभी नहीं देखी होगी, गरीब व्यक्ति को देखा होगा ना कि गरीबी देखी होगी, ये आदर्श होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हम सफर किस भाषा का शब्द है बताइए आप लोग। अरबी का है, फारसी का है, पुर्तगाली का है, देशज है। हम, जहाँ वाले हम मिल जाएं, हम वाले जितने होते हैं शब्द वो किसके होते हैं, वो हमेशा फारसी वासी के होते हैं हम वाले। जैसे हम सफर हो गया, हम दम हो गया, हमदम हो गया, हम दर्द हो गया, हरगिज हो गया, और बनाइए आप लोग, हरगिज हो गया, हम उम्र हो गया। जितने वाले मिल जाए ये आपको हम वाले, वो सब किस में जाते हैं, फारसी में जाते हैं। हम दर्द, हम सफर, हम दम, हरगिज, हम उम्र, ये सब उसमें जाते हैं फारसी में। तो फारसी भाषा के आपको लोगों को पता लगे। अरबी के बात करें कौन से हो जाएगा, इंसान हो गया, आशिक, आशिक शब्द है, ये भी कहाँ का है, आशिक भी फारस अरबी भाषा का शब्द है, आशिक हो गया। अदालत भी हो गई, अदालत भी अरबी भाषा का शब्द है, अदालत हो गई। हवालात, हवालात भी अरबी भाषा का शब्द हो गया। मुआवजा, मुआवजा भी फारसी भाषा अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी के कौन से हो गए, इंसान हो गया, आशिक हो गया, अदालत हो गई, हवालात हो गए, मुआवजा। अब पुर्तगाली भाषा के कौन से हो गए, गमला हो गया, आलपिन हो गया, जो आपको रोज बताते हैं इंपॉर्टेंट है जो, आलपिन हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी हो गया, और कौन से हो गए, बाल्टी हो गया, साबुन हो गया। एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तौलिया, तौलिया काफी बार पूछा जा चुका है, तौलिया, आलू, गोभी, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अब बात करें ऑप्शन नंबर 4, देशज, देशज कौन से, देशज क्या होते हैं, देशज वे होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिसकी उत्पत्ति के बारे में पता ना हो कि ये कहाँ से आए हैं, वो देशज होते हैं। पता ना हो, वो होते हैं देशज। अब कौन कौन से होते हैं देशज में आ जाएंगे, जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जैसे लोटा। अब लोटा ये हम लोगों ने बना दिया, लोटा, लोटा ये देशज में आएगा। लोटा हो गया, खटिया हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, गड़बड़ हो गया, और कौन से हो गए, खिड़की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, खिड़की भी देशज शब्द है, देसी भाषा के शब्द है जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में ले आते हैं। हो गई गड़बड़, हो गई, खिचड़ी हो गया, एक खिचड़ी भी हो गया इसी का। एक पगड़ी, इंपॉर्टेंट है सारे देशज भाषा के, पगड़ी, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। हम सफर किसका भाषा का होगा, ये अरबी भाषा का शब्द होगा, जहाँ पे हम आते हैं वो सब अरबी भाषा के शब्द हैं। चलिए देखने के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, छाया शब्द का तद्भव बताइए, छाया शब्द का तद्भव क्या होगा। तद्भव कौन से शब्द हैं, वे शब्द जो हिंदी भाषा के शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, छाए, छाँव, परछाई या प्रतिछाया। बात करें छाया, छाया है ये तद्भव शब्द है एक, तद्भव है। इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा तत्सम प्रतिछाया। छाया का क्या बनेगा, प्रतिछाया तत्सम, छाया का हो जाएगा प्रतिछाया। बात करें छाया, छाया का क्या बनेगा, छाया का बनेगा छाए और छाँव दोनों। 15 का हो जाएगा 1 और 2, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। छाया का छाया भी बनेगा, तत्सम तद्भव बनेगा छाया का, और छाया भी बनेगा। अब बताइए कुछ अन्य शब्दों के, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अक्षबाट, अक्षबाट का बताइए आप लोग, अक्षबाट का तद्भव बताइए क्या होगा। अमावस्या का बताइए तद्भव क्या होगा, अमावस्या का होगी। करण का बताइए, करण का बताइए। कलेश, कलेश का बताइए तद्भव क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इनको एक बार जल्दी से। अक्षबाट का बनेगा अखाड़ा तद्भव, अमावस्या का बनेगा अमावस तद्भव, कर्ण का बनेगा कान तद्भव, और कलेश का बनेगा पूरा, कलेश का पूरा आ जाएगा कलेश। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अक्षबार का अखाड़ा, अमावस्या का अमावस तद्भव, कर्ण का कान, कलेश का हो जाएगा कलेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में मेरे घर से में कौन सा कारक, इसने पूछा कि मेरे घर से कौन सा कारक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। बात कर लेते हैं कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, 8। और एक वाक्य में, एक शब्द में कितने कारक हो सकते हैं, एक शब्द में एक कारक हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कर्म कारक, को को कारक व्यक्ति होती है इसमें, जिसमें वजह मिलती है आपको, वजह किसकी वजह से कार्य हो रहा है, कारण, इसको वजह को हम लोग कारण बोल सकते हैं। और क्या मिलेगा इसमें, साधन, साधन
इसमें अंग भंग की स्थिति, जैसे आंख से अंधा, पैर से लंगड़ा, अंग भंग की स्थिति इसी में आती है। कर्ण में, कर्ण में आती है सब, जो हमने आपको बताया ये सब कर्ण की हो गई। कर्म की बात कर लेते हैं। इसकी से होगी कार्य व्यक्ति कुम, कर्म की होगी को, संबंध की होगी नो कार्य व्यक्ति का, के की, नाने नी, रा रे री, ये होंगे किसकी, संबंध की। अपादान की बात करें, इसमें तुलना होती है, अलगाव की स्थिति आती है, से कारक विभक्ति होती है, अलगाव और तुलना इसी में होती है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। कर्म की को कारक विभक्ति करण की होती है से, इसमें अलग वजह मिलती है, साधन मिलता है, अंग भंग की स्थिति होती है इसी में कल कारक में। संबंध में काके की, नाने नी, रारे री, ये नो हो जाती है। और उपादान में से कारक विभक्ति, इसमें अलगाव होता है, किसी चीज से अलग होना, और तुलना होती है, तुलना होना वो उसमें आती है, किसी चीज से तुलना की जाए अपादान में। जैसे वो कच्चा में सबसे होशियार है, सिंपल सा एग्जाम्पल, पूरे कच्चा से तुलना हो गई, उसमें हो जाएगा अपादान। अलगाव में किसी चीज से अलग होना, जैसे बिल्ली छत से कूद रही, छत से अलग हो रही है, हो जाएगा अलगाव की स्थिति। देख लेते हैं, आपका घर हमारे घर से 5 किलोमीटर, यानी दूरी, घर से अलग अलग हो रहा है ना, ये अलगाव, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मजदूर माली के यहाँ रहता है, मजदूर माली के यहाँ रहता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब यहाँ पे रेखांकित कर लेंगे, क्या किसको रेखांकित करेंगे, रेखांकित करेंगे हम इसको, यहाँ को, यहाँ, यहाँ को रेखांकित कीजिए, बताइए उसमें क्या संबंध सूचक है, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या दिशा संकेतक क्रिया विशेषण है या संकेतवाचक क्रिया विशेषण है। तो देख लेते हैं, इसमें मजदूर यहाँ पे रहता है, यहाँ यहाँ क्या है, संबंध में क्या आ जाएगा, संबंध में का के, का के की, ना ने नी, रा रे री। यहाँ पे अगर के को दे रखा होता तब संबंध सूचक हो जाता। अब अगर के को अंडरलाइन करता तब होता है यहाँ पे संबंध सूचक। जब के को उसने अंडरलाइन नहीं कर रखा है, तो अब यहाँ पे कर रखा है, तो ये तो होने से हो रहा है, ये नहीं होगा। स्थान सूचक, स्थान सूचक में क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा, स्थान सूचक में आएगा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर आएगा बाहर आएगा, यहाँ वहाँ, किधर घूम रहे हो भाई, इधर उधर मत घूमो, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। दिशा में क्या आ जाएगा, दिशा में क्या आ जाएगा, दिशा में क्या आ जाएगा, दाएं बाएं, ये सब दिशा में आ जाएगा, दाएं बाएं, ये सब दिशा में आ जाएगा। संकेत में क्या आ जाएगा, किसी चीज के बारे में संकेत करना, वो संकेत, किसी चीज के बारे में संकेत करना, वो संकेत में आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें, यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं, पूछा गया इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। कमल का मृणाल होता गया, आकाश का अभ्र होता गया, उज्जवल का मलिन होता गया, गाय का द्विज होता है। तो देख लें, कमल का मृणाल भी मृणाल होता है, और कौन सा होता है, पंकज भी होता है कमल का, पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक होता है, राजीव भी होता है। तो ये सब कमल के हो गए, ये तो ठीक हो गया। आकाश का अबर होता है, हाँ, और कौन से होते हैं, गगन हो गया, आकाश का गगन भी हो गया, तारापथ हो गया, तारापथ हो गया, ये भी आकाश के हो गए। उज्जवल मतलब साफ, मलिन मतलब गंदा, पंकिल भी बोल सकते हैं इसको, पंकिल। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है। द्विज, गाय का द्विज होता नहीं, गाय का द्विज नहीं होता। द्विज किसको बोलते हैं, द्विज बोलते हैं जिसका जन्म 2 बार हो। किसको बोल सकते हैं हम लोग, ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं, इसका जन्म 2 बार होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया। और कौन हो गए, दांत, दांत भी हमारे 2 बार आते हैं ना, तो इसको भी द्विज बोलते हैं। पक्षी, पक्षी को भी बोल सकते हैं द्विज। एक बार उसको जब अंडे, अंडे से एक बार जन्म होता है, एक बार माँ के उससे होता है, तो ये भी हो गया, पक्षी भी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें बताइए अंक, एक बार देख लेते हैं फिर अगले बताते हैं। अंक का पर्यायवाची बताइए आप लोग। अंक का हो गया निशान हो गया, चिन्ह हो गया, छाप हो गया, उसने छाप छोड़ दी, छाप हो गया, क्रमांक हो गया, क्रमांक, संख्या हो गई, अंक को संख्या भी बोल सकते हैं, नंबर, ये सब अंक के पर्यायवाची हुए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या पता है, घन, घन शब्द का अर्थ नहीं है, पूछा गया घन शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बड़ा, तोड़ा, घना या बादल या घर। तो बात करें घन, किसी चीज को जब हम लोग उसको बढ़ाते हैं, पिटाने पीटते हैं जब उसको, तो उसको बोलते हैं बड़ा, तोड़ा से ही पीटते हैं ना, तो घन इसका हो जाएगा। घन का घना भी हो जाएगा, घन का बादल भी हो जाएगा, और घर का, घन का घर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा एकदम ठीक। 19 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक हो जाएगा। घर के कौन से हो जाएंगे, आले हो गया, निकेतन हो गया, निकेतन हो गया, सदन हो गया, ये सब हो गए घर के पर्यायवाची। इस प्रकार आप बताइए खर, खर के पर्यायवाची बताइए, खर, खर के आप लोग पर्यायवाची बताइए क्या क्या हो जाएंगे। खर, खर को बोलेंगे हम लोग दुष्ट, वह बहुत दुष्ट है, खर। तिनका, गधा भी बोल सकते हैं खर को, गर्दभ, एक ही बात, गधा गर्दभ। अब बताइए आप लोग,
यमुना के पर्यायवाची बता दीजिए अब की बार। यमुना के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? रविजा, सूर्यजा, यानी कि सूर्य की पुत्र, जा जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है पुत्र, पुत्री, और अर्कजा, ये सब हो गए यमुना, यमुना जी के पर्यायवाची। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या बोलते हैं? अध्युड़ा बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं, अनुड़ा बोलते हैं, खंडिता बोलते हैं। तो बात करें जो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं हम लोग अध्युड़ा। परित्यक्ता किसे बोलते हैं? जो पत्नी को छोड़ दे, जो पत्नी को छोड़ दे उसको बोलते हैं परित्यक्ता, उसको बोलते हैं परित्यक्ता, जो पत्नी को छोड़ दे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसका आंसर तो हो जाएगा एक ये। अब बताइए, आगत पतिका, आगत पतिका किसे कहते हैं? प्रेषित पतिका किसे कहते हैं? प्रेषित पतिका, आगत पतिका किसको बोलते हैं? प्रेषित पतिका किसको बोलते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगत पतिका किसे बोलते हैं? आगत का परदेश से आया हुआ पति, जिसका परदेश से पति आया हुआ आ जाए, परदेश से पति आ जाए, आ चुका हो, ऐसे बोल सकते हैं। परदेश से जिसका जिसका पति परदेश से आ चुका हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। यहाँ देख लीजिए, आगत पतिका किसको बोलते हैं? जिसका पति परदेश से आ चुका हो। प्रेषित पतिका किसे कहते हैं? जिसका पति, प्रेषित मतलब होता है भेजना, जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो, विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रेषित पतिका। तो आगत पतिका जिसका पति परदेश से आ चुका हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। आगत, आगत मतलब आना, आगत पतिका परदेश से आ चुका हो। तो प्रेषित पतिका जिसका पति विदेश गया हो। और इसी प्रकार होता है एक आगत आगमिस, सॉरी आगमिस हो जाएगा इसका, आगमिस पतिका। आगमिस पतिका किसे बोलते हैं बताइए? आगमिस पतिका किसे बोलते हैं? जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला उसको बोलते हैं आगस्मिस पतिका। आगस्मिस पतिका, परदेश से आने वाला पति हो जिसका, उसको बोलते हैं आगस्मिस पतिका। आगत पतिका किसे बोलते हैं? परदेश से पति आ चुका हो। और प्रेषित पतिका जिसका पति परदेश गया हो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इसको। ऑप्शन नंबर 21 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें पूछा गया, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का होता है, जो होता है आस्तीन का सांप, उसको बोलते हैं कपटी मित्र। अकल का दुश्मन मूर्ख को बोल सकते हैं हम लोग। काठ का उल्लू होना, ये भी मूर्ख हो सकता है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या इसमें पूछा गया? वाक्य दे रखे हैं इसमें, बताइए अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? वहां बहुत से पशु पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी में, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था। ऑप्शन नंबर 4 में क्या रखा है? ऐसे एक आध बात देखने में आती है, एक आध बात देखने में आती है। तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहले की बात कर लेते हैं। पहले में क्या दे रखा है? वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार समझने की बात करिए, कोशिश करिए। यहाँ पे पशु दे रखा है, पक्षी दे रखा है। यहाँ पे आपको दे देता है, इसका सीक्वेंस गलत दे देता है कभी कभी। यहाँ पे पशु यहाँ दे देगा, वहाँ पे बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चढ़ते हैं, उड़ते और चढ़ते दिखाई दिए। यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत करके दे देगा आपको, आपको लगेगा ठीक है एकदम, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पशु पशु उड़ नहीं सकते ना, तो जैसे पशु दे रखा है तो यहाँ पे पशु चरते हैं ना, तो उसी प्रकार चरते आना चाहिए। पक्षी पक्षी उड़ते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे उड़ते आना चाहिए। तो सीक्वेंस गड़बड़ दे देता है कभी कभी। यहाँ पे चरते जगह पे उड़ते दे देगा और उड़ते जगह पे चरते दे देगा। कैसे दे देगा? वहाँ पे बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये एकदम ठीक है, इसका सीक्वेंस एकदम ठीक है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं आ गया ना, तो बहुवचन के रूप में हो गया, ये भी ठीक हो गया। अगर इसमें है ना होता, बिंदी ना रखी होती, तो ये गलत होता। वहाँ पे बहुत सी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, ये भी एकदम ठीक हो जाएगा। तो पहला ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऐसी एक आध बात देखने में आती है। अब बात है जो वो देखने में आएगी कि सुनने में आएगी? यहाँ पे ये होना चाहिए सुनने में आती है। एक आध बातें सुनने में आती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम गलत है ये। देखने के क्या पे सुनने करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
23 क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है। इसने पूछा नहीं, ये नहीं पूछा गया इसमें कर्ता क्या है, इसने पूछा कर्ता का विस्तार क्या है इसमें बताइए। बना रही है माँ खाना या मेरी, माँ है ना, खाना जो किसी कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है। माना माँ क्या बना रही, खाना, तो माँ होगी कर्ता। इसमें पूछा गया कर्ता का विस्तार क्या है, कर्ता का विस्तार क्या है इसमें बताइए। बना रही माँ खाना या मेरी, तो माँ को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, मेरी कर रहा है ना स्पेसिफाई, मेरी मेरी माँ है ना, तो माँ हो गई कर्ता, इसका विस्तार कौन कर रहा है, मेरी कर रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखेंगे। 23 का ऑप्शन नंबर 4। एक एग्जाम्पल और इसका समझ लेते हैं, जैसे उसकी चाची नाच रही है। अब बताइए इसमें कर्ता का विस्तार क्या है, बताइए आप लोग, कर्ता का विस्तार क्या है, चाची है क्या कर्ता का विस्तार, नाच है क्या, रही है क्या, बताइए इसमें क्या है, उसकी है कर्ता का विस्तार, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ये कट गया, दोबारा लिख देते हैं, उसकी चाची नाच रही है। अब देखिए इसमें चाची तो होगी कर्ता, चाची क्या होगी, जो काम को करे वो होगी कर्ता। अब इसको स्पेसिफाई कौन कर रहा है, उसकी हो जाएगी कर्ता का विस्तार, याद रखेंगे, उसकी होगा इसमें कर्ता का विस्तार। उसी प्रकार इसमें मेरी माँ खाना बना रही है, उसमें हो जाएगा मेरी, हो जाएगा कर्ता का विस्तार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डैश डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। संदेह, ऑप्शन नंबर 1 संदेह आएगा क्या इसमें भरिए, ऑप्शन नंबर बी भय आएगा क्या, जिज्ञासा आएगा या भ्रम आएगा। तो बताइए किसके कारण रस्सी को सांप समझ कर बैठ गया मैं, तो इसमें आएगा भ्रम, भय, संदेह या जिज्ञासा, बताइए क्या हो जाएगा। भ्रम के कारण, इसमें आएगा भ्रम के कारण ना भय के कारण। भय भी मतलब, भय का मतलब होता है डर, डर। संदेह मतलब आशंका या शक। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, किसी को जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा होती जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। संदेह नहीं आएगा, भय भी नहीं आएगा, जिज्ञासा भी नहीं आएगा, इसमें आएगा भ्रम। भ्रम के कारण में मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। जैसे बताइए तीक्षा, तीक्षा किसे कहते हैं, यथेक्षा किसे कहते हैं, उसी प्रकार लिप्सा, लिप्सा किसे कहते हैं। यथेक्षा की बात करें, यथेक्षा किसे कहते हैं, यथेक्षा बोलते हैं शुभ सोचना, किसी के बारे में शुभ सोचना, उसको बोलते हैं यथेक्षा। इप्सा किसे बोलते हैं, इप्सा बोलते हैं इच्छा, तीव्र इच्छा या चाह को बोलते हैं हम लोग इप्सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ, बताइए हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ, और उसका नाम भी बताइए आप लोग। अब ऑप्शन नंबर 1 1826 कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर बी 1828 कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर सी 1826 बम्बई से, ऑप्शन नंबर 4 1828 मद्रास से। बताइए इसमें बात कर लेते हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, क्या कौन सा था बताइए आप लोग। उदंत मार्तंड था हिंदी का पहला समाचार पत्र, और इसको किसने प्रकाशित किया था, जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये कैसा अखबार था, दैनिक था या साप्ताहिक था, कैसा था, ये साप्ताहिक अखबार था। कौन सा था, सप्ताह में एक बार आता था, साप्ताहिक अखबार था ये, साप्ताहिक अखबार था ये। उदंत मार्तंड जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 1826 में, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे आप लोग ये। अब बताइए कुछ पत्र पत्रिकाएं बताइए आप लोग, और जैसे इंदु, बताइए इंदु पत्रिका किसकी है, इंदु पत्रिका किसकी है बताइए आप लोग। प्रताप बताइए किसकी है, प्रताप पत्रिका बताइए किसकी है, प्रताप हो गया। मतवाला बताइए आप लोग, इसी प्रकार मतवाला पत्रिका किसकी है। चलो इन इन तीनों को बताइए आप लोग, तो देख लेते हैं इसमें। इंदु पत्रिका की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, प्रसाद जी की है इंदु पत्रिका। प्रताप पूछे तो किसकी है, विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। मतवाला पूछे तो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की है ये मतवाला। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 कलकत्ता में किसके द्वारा, जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया।
और ये उदंत मानटन इसका नाम था, ये साप्ताहिक अखबार था। तो इंदु पत्रिका किसकी हो गई? प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद। प्रताप पत्रिका किसकी हुई? गणशंकर विद्यार्थी जी की। मतवाला किसकी हुई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बताइए इसमें 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 आप लोग बताइए, हिंदी का पहला समाचार पत्र तो हो गया हिंदी, ये बताइए हिंदी का फर्स्ट दैनिक समाचार पत्र कौन था? हिंदी का दैनिक दैनिक समाचार पत्र कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1854 में। 1854 में प्रकाशित हुआ और इसका नाम क्या था? समाचार। ये दैनिक अखबार था समाचार सुधावर्षण। इसका नाम था। 1854 में प्रकाशित हुआ दैनिक समाचार पत्र था ये सुधावर्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, वाराणसी में, दिल्ली में, आगरा में है? बताइए केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय क्या हुआ है? तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 19 मार्च 1960 को इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 19 मार्च 1960 को हुई। अब बताइए इसके केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? हिंदी के हेड, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही होते हैं हमेशा केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना 19 मार्च 1960 को हुई। अब बताइए हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे ये मनाते हैं, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस को मनाते हैं 21 फरवरी को। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग। अब बात करें केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे? आगरा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आगरा। तो ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की 8 मिनट क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पे। चलिए चलते हैं आज की रिविजन। जय हिंद, थैंक यू।